हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका परिवार हिमांशु पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। इससे पहले हमने 3 सेट का प्रैक्टिस करवा दिया है। डेली 25-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है। इस सेशन से ज़रूर जुड़े और ये 40 सेट का होगा, 40 सेट होगा। आज क्या है, चौथा सेट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वानभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? वानभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हर्षवर्धन। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। क्या है पॉइंट्स? वानभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वानभट्ट क्या थे? 7वीं सदी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हर्षचरित्रम तथा कादम्बरी है। इनके दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य साम्राज्य ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अशोक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अशोक। चलिए अगला इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राजा के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है। जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध के एक रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से डेस ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? निम्न में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? ऑप्शन ए बैजू बावरा, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी तनरंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी तानसेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तानसेन। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में हुआ था। तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1506 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार थे। इन्होंने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। प्रारंभ में ये रीवा राज्य के राजा रामचंद्र के दरबारी कवि थे, परंतु इनके संगीत कौशल के कारण मुगल सम्राट अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों के नाम देकर सम्मानित किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी युगांतर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी संवाद कौमुदी।
क्या आ जाएगा? संवाद कौमुदी। सन 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगाली अखबार संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस पत्रिका का प्रमुख विषय सती प्रथा का अंत कराना था। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म सभा। अगला क्वेश्चन है, देश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थे। कौन सी ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी ऊटी, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी शिमला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। 1864 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिमला को भारत में ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। शिमला ठंडी जलवायु, सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों, हिमाच्छादित पहाड़ियों, चीड़ और देवदार के जंगलों और शहरी भूदृश्यों के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी चौथी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 8वां। क्या हो जाएगा? 8वां, ऑप्शन बी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, और एक इसी का पॉइंट है, देख लेते हैं। इनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था। इनमें कितना भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था? 14। 1967 में सिंधी भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय रक्षा गठबंधन, राष्ट्रीय जनसांख्यिकी गठबंधन, राष्ट्रीय द्रविड़ गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन डी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इस समय इसके वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा है। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक कर अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई। ठीक, इस अधिनियम के तहत 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना। इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। नोट, अब भारत में केवल 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को राज्य सूची से हटा दिया गया है।
अनुच्छेद 370 हटाने के कारण, और यह 2 भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए। अब भारत में केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सभी के लिए समान न्याय, ऑप्शन बी योगाक्षेमम वह्यहम्, ऑप्शन सी सत्यमेव जयते, ऑप्शन डी यतो धर्मस्थो जय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी यतो धर्मस्थतो जय। ठीक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्ष न्यायालय एवं भारतीय संविधान के तहत न्याय के अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 18 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य यतो धर्मस्ततो जय है, जिसका हिंदी में अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ जय या जीत है। इस आदर्श वाक्य को महाभारत से लिया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर स्टेट कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक। चलिए अगला देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के अब तक के सबसे युवा और जम्मू कश्मीर प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला भारतीय राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करते हैं। इसका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर्क रेखा है। ऑप्शन ए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यमयोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है और 66.5 डिग्री उत्तरी उपध्रुव वक्र कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी जर्लिना, ऑप्शन डी अप्सरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अप्सरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अप्सरा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा ने 1950 के दशक में कहा था कि अनुसंधान रिएक्टर परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बाद एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्राम्बो परिसर में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसकी खोज वर्ष 1770 में सर्वप्रथम कप्तान जेम्स कुक ने की थी। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके उत्तर एवं पूर्व में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी गुजरात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुजरात। भारत के परमाणु स्टेशन और निम्नवत है। इधर राज्य लिखा हुआ, इधर परमाणु स्टेशन। ठीक, गुजरात में कौन सा परमाणु स्टेशन है? काकरापार। महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में रावत भाटा, कर्नाटक में कैगा, तमिलनाडु में कलपक्कम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए हुरॉन, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी एरी, ऑप्शन डी मिशिगन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय झील है। इसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में रूस, दक्षिण पश्चिम में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान तथा दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत की डैश पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई। कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 13वीं, ऑप्शन डी 11वीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी 12वीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 12वीं। ठीक, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2012 से 1 मार्च 2017 तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। इस योजना में आर्थिक विकास दर लक्ष्य 8% रखा गया। कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की विकास दर क्रमशः 4%, 9.3% और 10% अनुमानित थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है। दशकों पुरानी पंचवर्षीय योजना को 3 वर्षीय कार्य योजना से बदल दिया गया है, जो 7 वर्षीय राजनीतिक पत्र और 15 वर्षीय दृष्टि दस्तावेज का हिस्सा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्या क्वेश्चन, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2015। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2015। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2015। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। 23 अगस्त 2015 को पश्चिम बंगाल में बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ने बंधन बैंक नाम का पूर्ण बैंक शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, देश विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रित और गहन आर्थिक एकीकरण से संबद्ध प्रक्रिया है। फिर से पढ़ते हैं, देश विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन,
प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रितता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबद्ध प्रक्रिया है। ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी वैश्वीकरण, ऑप्शन सी राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी निजीकरण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वैश्वीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रितता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबद्ध प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है पाउल कट। क्या है? पाउल कट किस राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार में से सबसे बड़ा त्यौहार है? पाउल कट किस राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में से सबसे बड़ा त्यौहार है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मिजोरम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी मिजोरम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मिजोरम। पाउल कट मिजोरम राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार में सबसे बड़ा त्यौहार है। एक बार जब सभी फसलें समाप्त हो जाती है तो यह हार्वेस्ट फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार आमतौर पर दिसंबर या जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 नवंबर, ऑप्शन डी 6 अक्टूबर। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ है ऊर्जा की अनावश्यकता उपयोग को कम करके कम ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा की बचत करना। बेहतर ऊर्जा कुशलता और संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को स्थापित किया। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है जो ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन ए सर्वश्रेष्ठ अनुवादित पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार, ऑप्शन बी कॉमनवेल्थ स्टाइट्स पुरस्कार, ऑप्शन सी मैन बुकर पुरस्कार, ऑप्शन डी बुकर पुरस्कार। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी मैन बुकर पुरस्कार। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक पुरस्कार है जिसकी शुरुआत सन 1969 ईस्वी में हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता लेखक को 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार को अब तक 5 भारतीय लेखकों V.S. नॉयपॉल, अरविंद अडिगा, किरण देसाई, अरुंधति रॉय तथा सलमान रुश्दी को मिला है। वर्ष 2021 में यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया है? यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण सूडान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी कोलंबिया। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए दक्षिण सूडान। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान को यूएन के 193वें सदस्य के रूप में 2011 में चुना गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी का नाम क्या है? अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन ए रिकी पोंटिंग,
ऑप्शन बी जो रूट, ऑप्शन सी ब्रायन लारा, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी जो रूट। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी जो रूट। चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट भारत के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट में दोहरा शतक लगाने के साथ अपने 100वें टेस्ट मैच में यह कारनामा करने वाले प्रथम खिलाड़ी बने। वही 98, 99 और 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाला विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी हैदराबाद। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हैदराबाद। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हैदराबाद। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को 1998 में संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार के साथ स्थापित किया गया। इसको अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा A ग्रेड दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए एक भारतीय, ऑप्शन बी एक फ्रांसीसी, ऑप्शन सी एक ब्रिटिश, ऑप्शन डी एक अमेरिकी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी एक अमेरिकी। कौन था? एक अमेरिकी था। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला गर्ट्रूड कैरोलिन एक अमेरिकी तैराक थे। इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।